हेलो फ्रेंड्स, टू एटेन सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मध्यकालीन भारत की इस श्रृंखला में तुगलक वंश का ये लास्ट वीडियो है। तुगलक वंश का ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद तुगलक वंश खत्म हो जाएगा और उसका लोधी वंश स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तुगलक वंश जो था वो 1320 से 1414 तक था। ठीक है, इसके प्रमुख राजा हुए थे। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक। के बाद आया था फिरोज तुगलक। ये इसके चार प्रमुख राजा थे, ये चार प्रमुख सुल्तान थे। इसके बाद बहुत सारे सुल्तान हुए, जैसे अबू बकर हुआ, मोहम्मद शाह हुआ, है ना, अलाउद्दीन अहमद शाह हुआ, उसके बाद लास्ट में नसरुद्दीन महमूद हुआ। वो सब कुछ थोड़े समय के लिए सुल्तान बने थे और बहुत अयोग्य थे। गयासुद्दीन, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक, ये तीन मेन सुल्तान थे तुगलक वंश के, जिन्होंने कुछ समय तक राज किया था। हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, और इसके बाद फिरोज तुगलक है 1351 से 1388, 1351 से 1328 तक फिरोज तुगलक रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके पहले खिलजी वंश का जो शासक था, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था मुबारक खिलजी, उसको मारकर इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इस दिल्ली सल्तनत में हमने दो वंश को कंप्लीट कर लिया है, गुलाम वंश और खिलजी वंश। इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह के बाद अहमद शाह। ठीक है, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, है ना, और उसके बाद बलबन के बाद कैकुवाद उसका राजा बना था। और इसके बाद कैकुवाद को मारकर जलाल ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलाल का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका बनी थी रजिया सुल्तान 1336 से 1340 तक शासक बनी थी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान टोपी और कुनाह पहनकर उसमें आती थी प्रजा में, है ना, प्रजा में दरबार में वो टोपी और कुनाह पहनकर आती थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने बहुत सारे काम किए थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार बनाई गई थी। जलालुद्दीन, आप आ जाते हैं खिलजी। आखिरी शासक गुलाम वंश कौन था? कैकुवाद। पहला और आखिरी शासक सारे सबको याद होना चाहिए। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, आखिरी था कैकुवाद को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन का चाचा था। 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल था। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन रहा था। 1316 से 1320 तक जो आखिरी शासक था उसने मुबारक खिलजी ने शासन किया था। 1296 में पहला दक्षिण आक्रमण कराया था जलालुद्दीन खिलजी ने। दक्षिण आक्रमण कराने के बाद देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर उसने अटैक किया था, पहला दक्षिण भारत का। तो जब उससे जीतने के बाद ये अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आया। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी 1296 में अटैक किया था दक्षिण भारत पर, उस समय अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का गवर्नर था। कड़ा जो अपना इलाहाबाद है वहीं का ये गवर्नर था। तो उससे मिलने के लिए इलाहाबाद आया। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि चाचा हमसे मिलने इलाहाबाद आ रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको धोखे से मरवा दिया। मरवाने के बाद पुनः वो सुल्तान, अपने आप को सुल्तान घोषित करके और दिल्ली की ओर गया। दिल्ली की ओर जाने पर जलालुद्दीन खिलजी के जितने भी फॉलोवर थे या जितने भी चाहने वाले थे, सबको खत्म कर दिया। और बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में उसने अपना राज्यारोहण कराया। ध्यान रखना, जो ये अलाउद्दीन खिलजी ने राज्यारोहण कराया था वो बलबन के लाल महल में कराया था, जबकि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्यारोहण कराया था वो कैकुवाद द्वारा बनाए गए
किले खरी के महल में कराया था। ठीक है, जलालुद्दीन ने किले खरी के महल में और अलाउद्दीन ने बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में इसने अपना राज्यारोहण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए थे। बाजार नियंत्रण किया था। बाजार नियंत्रण करने के बाद घोड़े के दागने की प्रथा शुरू की थी। सैनिकों को नगद वेतन दिया था। इसके साथ साथ बहुत सारे कर लगाए थे, है ना। कर प्रणाली को इसने बहुत अच्छा किया था। और चढ़ाई कर, गढ़ी कर, है ना, और खम्स लूट का जो माल होता था उसको खम्स बोलते थे। खम्स के बाद जजिया और जकात, सारे कर इसने लगाए थे। खम्स का जो सिस्टम था वो 4/5 पहले सेना को जाता था और 1/5 राजा के पास आता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 राजा और 1/5 सेना को कर दिया था। इसके बाद मुबारक खिलजी आता था। मुबारक खिलजी बहुत ही अयोग्य एवं अप्रिय राजा था। ये कभी कभी दरबार में बिना कपड़ों के आ जाता था और ये बहुत अजीब किस्म का सुल्तान बना था। इसको मानने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को खत्म कर दिया और खिलजी वंश को खत्म करने के बाद उसने दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। इसके बाद एक क्वेश्चन, इससे फैक्ट ये याद रखना कि तुगलक मतलब जो भी दिल्ली सल्तनत के राजा हुए हैं, इन्होंने वंश के साथ साथ अपने पर्सनल धर्म भी चलाए हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी वंश, जलालुद्दीन ने जलाली वंश। इन सभी को खत्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी के इंडिविजुअल जो धर्म थे, इंडिविजुअल जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, उस सभी को खत्म करके एक अपना धर्म चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी का मेन 2 काम थे, सबके अपने धर्म को चलाना, अपने धर्म को जो खिलजी धर्म था उसको आगे बढ़ाना, और सिकंदर शाही द्वितीय सिकंदर या सिकंदर की तरह राज करना, है ना, विश्व विजय करना। तो ये याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सबसे पहले विंध्याचल पर्वत पार किया था। विंध्याचल पर्वत पार करने के बाद इसको द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शाही कहा जाता है। मलिक काफूर को इसने दक्षिण भारत के लिए भेजा था। मलिक काफूर 1000 दिनारी था, 1000 दिनार में इसको खरीद के लाया था। ये अपना क्विक रिवीजन हो रहा है एक बार, ठीक है। 1000 दिनारी था और इसने क्या किया था? दक्षिण पे आक्रमण किया था। दक्षिण पे आक्रमण करने के बाद सभी को जीता था, लेकिन पांड्य राजाओं को इसलिए नहीं जीता था। पांड्य राजाओं का नाम याद रखना। पांड्य जो राजा थे उसको ये जीत नहीं पाया था और पांड्य राजाओं ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, ना ही इसको कभी टैक्स दिया। इसके बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी के बाद तुगलक वंश की स्थापना की 1320 में। 1320 से 1325 तक इसका कार्यकाल रहा। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का, 1351 से 1388 फिरोज तुगलक का, 1388 से फिर 1414 तक ये अस्थाई राजा काम करने लगे थे। जैसे तुगलक शाह, अब्रुबक, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह और लास्ट में नसरुद्दीन महमूद, है ना, नसरुद्दीन महमूद तो पालम तक ही सीमित हो गया था। इतना मतलब खराब स्थिति आ गई थी। इसके बाद क्या हुआ? तुगलक वंश ने गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली। गद्दी संभालने के बाद तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक ने भी वही काम शुरू कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत विजय के लिए इसने किसको भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। दक्षिण भारत की विजय के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को भेजा था। जूना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी का मतलब मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर था, ठीक है, याद रख। इतनी बातें हो गई। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक ने किसको दक्षिण भारत के लिए भेजा भाई? गयासुद्दीन तुगलक ने इसको अपने पुत्र जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही साहसी था। ये साहसी, पराक्रमी और चालाक सुल्तान था, सुल्तान पुत्र था उस समय। तो इसने पूरे दक्षिण को जीत लिया। यहां तक कि जो पांड्य राजा थे ना, पांड्य राजाओं को भी इसने हरा दिया था और पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली में मिला दिया था। तो सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण भारत को दिल्ली में मिलाने, पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली में मिलाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय पूरा दक्षिण भारत दिल्ली के अंदर में आ गया था। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का जो आखिरी अभियान था वो बंगाल का अभियान था, है ना। बंगाल का अभियान 1325 में वो करके वापस आया और जैसे ही वापस आया तो तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद दिल्ली के पास पड़ता है। दिल्ली के पास तुगलकाबाद है। तुगलकाबाद के पास एक गांव पड़ता है अफगानपुर। तुगलकाबाद के बाद एक गांव पड़ता है अफगानपुर।
अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खां बोलते हैं, ने लकड़ी का महल बनवा रखा था, लकड़ी का महल। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से सैनिक अभियान करके लौट रहा था तो इसकी सेना बहुत थक गई और खुद पर्सनली बहुत थक गया था। तो उसने क्या किया, अफगानपुर गांव तुगलकाबाद के पास उसने अपने पुत्र द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में विश्राम करने लगा। और ऐसा बोला कि रातों रात पूरा महल ध्वस्त हो गया और गयासुद्दीन तुगलक उसके अंदर दबकर मर गया। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता के लालच ने अपने पिता को मरवा दिया। ठीक है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी कैसे? लकड़ी के महल में दबने से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े के गिरने से। रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई थी? कैथल में डाकुओं द्वारा मारने से। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ऐसे ही आगे बढ़ के हुमायूं पढ़ेंगे तो हुमायूं की मृत्यु कैसे होगी? सीढ़ियों के गिरने से। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनते ही इसने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए। इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत दिल्ली से अलग हो गया था। दक्षिण भारत दिल्ली से अलग हो गया था। इधर मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी राजस्थान नहीं जीता था, है ना, और उधर बंगाल दिल्ली से अलग हो गया। तो ये सारी जो रियासतें थी मोहम्मद बिन तुगलक से अलग हो गई थी दिल्ली सल्तनत के समय। जबकि गयासुद्दीन तुगलक के समय ये सारी की सारी रियासतें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती थी। लेकिन जैसे ही इसने मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना, बंगाल दक्षिण भारत अलग हो गया और राजस्थान मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी जीता ही नहीं था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यह कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यह कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। काजी नियुक्त करने के बाद 1342 में तोमर तिमूर जो चीन का एक राजा था, उसके दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको भेजा। इसने क्या किया था, रेगला नामक पुस्तक लिखी थी। रेगला नामक पुस्तक में इसने तुगलक वंश का वर्णन किया है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत अलग हुआ और दक्षिण भारत के अलग होने के बाद विजयनगर बहमनी साम्राज्य स्थापित किए गए। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य स्थापित किए गए। तो क्वेश्चन आता है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य किसके समय में स्थापित किए गए? तो तुगलक वंश के समय। उस समय सुल्तान कौन था? और मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने जो अपनी रेहला लिखी है उसमें लिखा है कि तुगलक वंश में 23 रियासतें थी, 23 प्रांत थे। बलूचिस्तान और कश्मीर उस समय दिल्ली के अंतर्गत नहीं आता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कुछ किए गए कार्य दुआब में करवत की, इसने राजधानी परिवर्तन किया। इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दौलताबाद या देवगिरी शिफ्ट कर दिया। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम बताया। इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा क्या थी कि चांदी के भाव जब बढ़ गए थे तो जो बहुत रईस जाते थे उन्होंने चांदी को स्टोर कर लिया था, तो चांदी की जगह इसने तांबे के सिक्के चला दिए थे उसी के मूल्य के बराबर। इसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा मंगोलों की देन है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा किसकी देन है? मंगोलों की। अगर आप चला जाए तो मंगोल और फारसी दोनों, तो आप दोनों करेंगे। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर मंगोल आए तो आप मंगोल पे टिक लगाएंगे। वैसे मंगोल और फारसी दोनों की देन है, लेकिन मंगोल का इसमें परसेंटेज ज्यादा है। इसके बाद दुआब में करवती, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान और कराचिल अभियान। ठीक है, तो खुरासान अभियान क्या था? खुरासान अभियान में इसने लगभग 3.5 लाख सैनिक लगाए थे और 3.5 लाख सैनिक लगाने के बाद तरमा शरीन के पास ने मतलब सेना को सैनिक अभियान के लिए लगा दिया। इसके बाद खुरासान और कराची अभियान में बर्फीले तूफान में इसकी सारी सेना
मारी गई थी, सारी सेना मारी गई थी। और सारी सेना मरने के बाद इसने क्या किया, जो भी बचे थे उनको प्लेग हो गया, उनको प्लेग हो गया, उनकी मृत्यु प्लेग से हो गई। इसके समय में 34 विद्रोह हुए थे, इसके समय में 34 विद्रोह हुए, उसमें से 27 सिर्फ दक्षिण भारत में थे। 27 सिर्फ कहां थे भाई, दक्षिण भारत में थे। इसने एक कृषि विभाग बनाया था, दीवान एक कोही। दीवान एक कोही किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान एक कोही किससे संबंधित था भाई, दीवान एक कोही एक कृषि विभाग था, ठीक है। दीवान एक कोही एक कृषि विभाग था। उसने कृषकों को तकावी प्रदान की। इसने कृषि, जब ये अमीर कोही बना दिया तो अमीर कोही बनाने के बाद तकावी प्रदान की। तकावी क्या था, तकावी एक कृषि ऋण था जो सुल्तान के द्वारा किसानों को दिया गया। अमीर कोही के थ्रू सुल्तान के द्वारा तकावी नामक ऋण किसानों को दिया गया। तो तकावी क्या था, एक ऋण था जो किसानों को दिया जाता था। अमीर कोही किससे संबंधित था, अमीर एक कोही कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। और अमीर कोही के साथ इसने अकाल राहत पैकेज निकाला, अकाल राहत संहिता जारी की। अकाल राहत, जैसे उस समय अकाल वगैरह पड़ जाता था तो उसको उससे राहत देने के लिए अकाल राहत बनवाया गया, ठीक है, अकाल राहत बनवाया गया। 1351 में क्या हुआ, सिंध के पास ठट्टा नामक विद्रोह हुआ था। 1351 में सिंध के पास ठट्टा नामक विद्रोह हुआ था। ठट्टा नामक विद्रोह में इसने क्या किया, ये मारा गया, मोहम्मद बिन तुगलक मारा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई जिसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली और दिल्ली का सुल्तान बना। तो फिरोज तुगलक हम लोग ने कल स्टार्ट कर दिया था, तो आज फिरोज तुगलक को पूरा खत्म करते हैं। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक था अपना 1351 से 1388। देखो फिरोज तुगलक एक बहुत ही असभ्य है ना, बहुत ही असभ्य, असाहसी, अकुशल राजा था, अकुशल सुल्तान था। अब यह अकुशल ढीला प्रशासन, कमजोर विदेश नीति, कमजोर विदेश नीति वाला सुल्तान था। जो फिरोज तुगलक था यह बहुत ही अकुशल, ढीला प्रशासन, कमजोर विदेश नीति वाला सुल्तान था। इसीलिए इसके समय तुगलक वंश का पतन हुआ। तुगलक वंश का पतन हुआ। भाई तुगलक वंश का पतन कहां से शुरू हुआ था, जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, तो देखो एक्चुअली अगर आप तुगलक वंश को देखोगे तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बाद से ही पतन शुरू हो गया। गयासुद्दीन तुगलक का जैसे ही अंत हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, देखो उधर से तो अपना बंगाल अलग हो गया, बंगाल अलग होने के बाद कश्मीर बलूचिस्तान अलग पहले से ही थे, है ना। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित थे, ठीक है, कर वगैरह वो देते थे। और जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो वही दक्षिण भी अलग हो गया, दक्षिण अलग हो गया। और अलग होने के बाद विजयनगर और बैगनी, अलग होने के बाद विजयनगर और बैगनी साम्राज्य भी बन गया, विजयनगर और बैगनी साम्राज्य भी बन गया, विजयनगर और बैगनी साम्राज्य भी बन गया, है ना। तो अलग वही शुरू हो गया था। लेकिन फिरोज तुगलक के समय में क्या हुआ, प्रशासन बहुत ढीला हो गया। प्रशासन ज्यादा ढीला होने से अकुशलता आ गई और विदेश नीति में भी इसकी कोई दम नहीं बची। जब विदेश नीति इसकी खराब हो गई और इसने पूरा शासन, पूरा कार्यकाल झूठी लोकप्रियता, पूरा कार्यकाल झूठी लोकप्रियता के लिए बर्बाद कर दिया। जो पूरा कार्यकाल था इसने झूठी लोकप्रियता पाने के लिए पार कर दिया, है ना। इसका कर निर्धारण, इसका कर निर्धारण
धार्मिक था। इसका जो राजस्व लेना कर निर्धारण था वो धार्मिक था। ठीक है, मुसलमानों की खुशी के लिए, मुसलमानों की खुशी के लिए इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, मुसलमानों की खुशी के लिए इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, है ना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने के बाद इसने क्या किया, जजिया जकात, जजिया जकात, खम्स और खुराक, जजिया जकात, खम्स और खुराक, ये चार इसने कर लगाए थे। क्यों? क्योंकि इनका उल्लेख शरीयत में था, इनका उल्लेख शरीयत में था। ठीक है, तो भाई इसने क्या कहते सारे करों को हटा दिया था। फिरोज तुगलक एक बहुत ही अकुशल ढीला प्रशासक, कमजोर विदेश नीति वाला था। इसके समय में तुगलक वंश का पतन हुआ। इसका पूरा कार्यकाल झूठी लोकप्रियता में ही बर्बाद हो गया। पूरा जो कार्यकाल था वो झूठी लोकप्रियता के लिए बर्बाद हुआ। और इसका जो कर निर्धारण, टैक्स लेने का तरीका था वो एक सांप्रदायिक था, धार्मिक था। मुसलमानों की खुशी लेने को पाने के लिए इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इस तरह से ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसकी जो धार्मिक नीति थी वो धर्मांध और असहिष्णु थी। इसकी धार्मिक नीति धर्मांध और असहिष्णु थी। ठीक है, उसने ये जो क्या नाम, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए सभी टैक्स, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए सभी टैक्स को इसने खत्म करके सिर्फ 4 टैक्स या कर लगाए थे, जजिया, जकात, खम्स और खरात। क्यों? क्योंकि इसका नाम, इनका उल्लेख शरीयत में था, शरीयत में इनका उल्लेख था। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था, जो साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली से अलग हो गया था, इसने उसको वापस लाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, उसको वापस लाने के लिए कोई कार्य नहीं किया था। ठीक है, और इसने क्या किया, सैनिकों को वेतन की जगह जागीर दिया, सैनिकों को वेतन की जगह जागीर दिया। ठीक है, इसने 5 नहरें बनवाई, इसने 5 नहरें बनवाई। ठीक है, इसने क्या किया भाई, 5 नहरें बनवाई। एक नहर में सतलज नदी से दीपालपुर, सतलज से दीपालपुर और यमुना से सिरमौर तथा यमुना से सिरमौर तक बनाई। इसने 5 नहरें बनवाई थी। एक नहर थी सतलज से दीपालपुर और दूसरी नहर यमुना से सिरमौर तक बनाई थी। इसने क्या किया, नहर बनवाने के बाद, इसने नहर बनवाने के बाद सुर्स नामक कर प्रणाली लागू की। सुर्स नामक कर प्रणाली लागू की जो 10% थी। ठीक है, तो देखो 5 नहरों का निर्माण किसने कराया था, ये इसने फिरोज तुगलक ने। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नहरों का निर्माण किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नहरों में काम किया था, लेकिन 5 बड़ी नहरें किसने बनवाई थी, फिरोज तुगलक ने। ठीक है, सैनिकों को वेतन की जगह जागीर देना शुरू कर दिया था। 5 बड़ी नहरें बनवाई। नहरें बनवाने के बाद नहरों के पानी के लिए सुर्स नामक कर लगाया था। नहरों से अगर आप पानी लोगे तो सुर्स नामक कर देना पड़ेगा जो 10% था।
कितना था भाई 10%। इसने एक बड़ी नहर सतलज से और एक बड़ी नहर यमुना नदी से बनवाई थी। इसने क्या किया 1200 बाग लगवाए। 1200 क्या लगवाए थे बाग लगवाए। इसने 1200 बाग लगवाए थे। ये चिकित्सा शास्त्री था। यह चिकित्सक का ज्ञाता था। ठीक है, यह चिकित्सक का ज्ञाता था। इसने क्या किया ससगानी नामक सिक्का चलाया। ससगानी नामक सिक्का चलाया और जो ससगानी सिक्का था वो 6 जीतल के बराबर था। 6 जीतल के बराबर था। ससगानी नामक सिक्का चलाया जो 6 जीतल के बराबर था। इसने अद्धा एवं विक नामक मुद्रा चलाई। अद्धा एवं विक नामक मुद्रा चलाई। अद्धा एवं विक नामक मुद्रा चलाई। जो अद्धा थी वो तांबे की थी, जो अद्धा थी वो तांबे की थी और जो विक था वो चांदी का था। अद्धा एवं विक नामक मुद्रा चलाई। शशगानी नामक इसने सिक्का चालू किया। शशगानी नामक सिक्का और अद्धा एवं विक नामक मुद्रा चलाई। जो शशगानी सिक्का था वो 6 जीतल के बराबर था। 6 जीतल के बराबर था। और ये एक चिकित्सक ज्ञाता भी था, मतलब स्वास्थ्य संबंधी सलाह बहुत अच्छी देता था। इसने 1200 बाग लगवाए। बाग इसने मतलब जो 12 मासी फल होते हैं, 12 महीने वाले फल होते हैं, उनको लेने के लिए इसने 1200 बाग लगवाए थे। ठीक है, 5 बड़ी नहरें बनवाई थी। पानी के लिए सोच नामक कर लगाया था जो 10% था। ठीक है, सैनिकों को वेतन की जगह इसने जागीर देनी शुरू की। सैनिकों को वेतन की जगह इसने जागीर देना शुरू कर दिया। इसने ससगानी नामक सिक्का चलाया। अद्धा एवं विक नामक मुद्रा चलाई। अद्धा आपका तांबे का था और विक जो था वो चांदी का था। विक जो था वो चांदी का था। अब उसके बाद नंबर आता है कि इसने देखो हमने आपको यह बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भी रियासतें दिल्ली सल्तनत से अलग हो गई थी, उसको पाने के लिए फिरोज तुगलक ने कोई अभियान नहीं चलाया था, लेकिन इसने 3 सैनिक अभियान शुरू किए थे। भाई आप सुल्तान होते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा अपने फोकस के लिए, है ना, बैकग्राउंड कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसने दिखावे के लिए या आप ये कह दो कि दबाववश आकर इसने 3 सैनिक अभियान चलाए थे। बंगाल में, सिंध में और कांगड़ा में। इसने 3 सैनिक अभियान बंगाल, सिंध और कांगड़ा में चलाए। बंगाल, सिंध और कांगड़ा में 3 अभियान चलाए थे जो असफल रहे। जो क्या हो भाई असफल रहे। जो क्या हुआ असफल रहे। बंगाल या मतलब बंगाल, सिंध और कांगड़ा, तो इसमें असफल रहे। लेकिन जो सिंध का जो था सिंध अभियान सबसे ज्यादा असफल रहा। सिंध अभियान सबसे ज्यादा असफल रहा। ठीक है, और बहुत सैनिक मारे गए। है ना। यहां का सिंध का जो अभियान था, उस समय सिंध में इब्राहिम शाह आलम, सूफी इब्राहिम शाह आलम वगैरह कुछ थे। ठीक है, तो बहुत सैनिक मारे गए। अब देखो, जैसे ही फिरोज तुगलक या सिंध से सैनिक अभियान करने के बाद दिल्ली आया, तो इसने घोषणा कर दी
क्योंकि जो सिंध वाला अभियान था सबसे भयावह अभियान था, सबसे ज्यादा सैनिक इसमें मारे गए थे। सिंध अभियान में सैनिक थे, अधिकारी थे, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसने क्या किया, दिल्ली आते आते जैसे दिल्ली आया तो इसने सिंध में मारे गए सैनिकों को, सिंध में मारे गए सैनिकों को बिना शर्त के, सिंध में मारे गए सैनिकों को बिना शर्त के जागीर देना शुरू कर, मतलब जागीर दे दी इसने, बिना शर्त के जागीर दे दी उनके परिवार वालों को। जो सिंध के अभियान में सैनिक या अधिकारी मारे गए थे उसको फिरोज तुगलक ने दिल्ली आकर उसके परिवार वालों को बिना शर्त जागीर दे दी, बिना शर्त जागीर दे दी। ठीक है, इसने क्या किया कि राज्य की आमदनी व खर्च का ब्यौरा बनवाया। पहला सुल्तान था जिसने एक राज्य की आमदनी और खर्च का ब्यौरा बनवाना शुरू किया, और आमदनी और खर्च की ब्यौरा बनवाया और उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन कराया। ठीक है, रजिस्टर मेंटेन कराया, रजिस्टर मेंटेन कराया। तो इसमें सबसे ज्यादा इसने क्या किया था कि सबसे ज्यादा इसने जो शशगनी सिक्के थे, शशगनी जो सिक्के इसने चलाए थे उसने सबसे ज्यादा अपने राज्य के साथ, दिल्ली के साथ साथ इसने इसको विदेशों में भी भेजा था। मतलब चूंकि इसकी विदेश नीति बहुत खराब थी तो विदेश नीति संभालने के लिए या कुछ भी लालच देने के लिए इसने विदेशों में बहुत सारे सिक्के भेजे, विदेशों में बहुत सारे सिक्के भेजे। ये जो फिरोज आलम तुगलक था ये अपनी विजय और युद्ध, ये अपनी विजय और युद्ध को प्रजा से ज्यादा महत्व देता था। प्रजा से ज्यादा महत्व देता था। ठीक है, प्रजा से ज्यादा महत्व देता था। इसने क्या किया, एक रोजगार दफ्तर बनवाया, इसने एक रोजगार दफ्तर बनवाया। उस रोजगार दफ्तर में इसने क्या किया, जितने भी इसकी दिल्ली सदर में बेरोजगार थे उनको नौकरी दी गई। रोजगार दफ्तर में उनको क्या किया, जितने भी बेरोजगार थे उनको नौकरी दी गई। इसके बाद क्या किया, दीवान एक खैरात बनवाया, दीवान एक खैरात बनवाया। दीवान एक खैरात जब बनवाया तो उसने दीवान एक खैरात किसके लिए था, ये गरीब अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, गरीब अनाथ मुस्लिम महिलाओं को धन देने के लिए, गरीब अनाथ मुस्लिम महिलाओं को धन देने के लिए दीवान खैरात इसने बनवाया था। दीवान खैरात किससे संबंधित था, फिरोज तुगलक से। किसके लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाए, दीवान एक कोही किसने बनवाया, तो दीवान एक कोही बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके लिए बनवाया था भाई दीवान एक कोही, तो वो उसके किसानों के लिए दीवान एक कोही बनाया था। और दीवान एक कोही बनाने के बाद तकावी नामक ऋण देना शुरू किया था, तकावी नामक ऋण देना शुरू किया था। तो दीवान खैरात फिरोज तुगलक गरीबों के लिए, और रोजगार दफ्तर किसने बनवाया भाई, फिरोज तुगलक ने। तो फिरोज तुगलक ने इतने सारे कार्य किए थे। तो अभियान भी इसने 3 चलाए थे, लेकिन तीनों अभियान किसी कारणवश असफल हो गए थे। और अभियान असफल होने के बाद इसने क्या किया, रोजगार दफ्तर खुलवाया। रोजगार दफ्तर खुलवाने के बाद भाई इसने रजिस्टर मेंटेन कराया। रजिस्टर में इसके क्या था, वार्षिक जो आय और व्यय थी उसका हिसाब किताब था, उसका हिसाब किताब था। इसकी वार्षिक आय, इसकी वार्षिक आय 6.5 करोड़ टका थी। लेकिन इसका जो मंत्री था वसीर, लेकिन मंत्री वसीर की वार्षिक आय
13 करोड़ टका थी। समझ सकते हो आप, ये कैसा, कितना पढ़ा लिखा और कितना विद्वान राजा था ये, कि भैया इसकी जो सालाना आय थी वो 6.5 करोड़ टका थी, जबकि इसके मंत्री की वार्षिक आय 13 करोड़ टका थी, दोगुनी से भी ज्यादा। ठीक है, ठीक है, दोगुने से लगभग दोगुना मान लो आप इसकी ये थी। तो इसका मतलब इससे ये प्रूव हो जाता है कि भाई ये किस क्वालिटी का राजा था, है ना, कितना इसको किससे मतलब था। ये इसका सिर्फ एक काम था, धार्मिक नीति के आधार पर कैसे अपने आप को हम बहुत ऊपर कर ले। ठीक है, सिर्फ एक जो धर्म विशेष था उसकी नजरों में हम बहुत अच्छे बने रहे, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी हमको कोई मतलब नहीं, एक धर्म विशेष के लिए काम कर, और जितने भी इसके काम थे वो सब एक धर्म विशेष के लिए ही थे। जितने भी इसके काम थे, कर प्रणाली थी वो भी धार्मिक थी, जो दीवान खैरात बनाया वो भी धार्मिक था, और जो भी इसने जागीना वगैरह देना शुरू किया, जो भी काम था, ये हर काम में ये धर्म विशेष को आगे लाता था, हर काम में ये धर्म विशेष को आगे लाता था। इसने क्या किया, तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि इस्लाम के कानून को राज्य का आधार बनाया, राज्य का आधार बनाया। ठीक है, राज्य का आधार बनाया। इसने बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों का, संस्कृत के ग्रंथों का फारसी अनुवाद कराया, संस्कृत के ग्रंथों का फारसी अनुवाद कराया। ठीक है, 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1388 में इसकी क्या हो जाती है भाई, 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। अब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? ठीक है, गद्दी पर कौन बैठेगा? तो इसका जो पुत्र था तुगलक शाह, तुगलक शाह, जिसको लोग बोलते थे गयासुद्दीन द्वितीय, गद्दी पर बैठा, सुल्तान बना। ठीक है, इसने अपने परवाना का नाम रखकर अपने आप को सुल्तान घोषित किया, लेकिन नाम रखने से गयासुद्दीन तुगलक नहीं बना। फिरोज तुगलक, देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जितने भी शासक हुए, सुल्तान हुए हैं, वो सभी अयोग्य और अकुशल थे, सभी अयोग्य और अकुशल थे। इसीलिए धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत पर जो तुगलक वंश थी उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो गई। ठीक है, तुगलक साहब का दूसरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान बना। इसके बाद तुगलक शाह के बाद अब्रुबक, तुगलक शाह के बाद अब्रुबक। ठीक है, ठीक, अब्रुबक के बाद मोहम्मद शाह, अब्रुबक के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और इसके बाद नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तुगलक शाह, अब्रुबक, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नसरुद्दीन महमूद। ये सीरीज जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं से आता है कि फिरोज तुगलक के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा था, या फिरोज तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे सुल्तानों का सही क्रम बताइए। तो तुगलक शाह, कभी कभी तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय दिया जाता है, या गयासुद्दीन द्वितीय किसका दूसरा नाम था? तो तुगलक शाह। कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तुगलक शाह के बाद अब्रुबक, अब्रुबक के बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसरुद्दीन महमूद। तुगलक, अब्रुबक, मोहम्मद, सिकंदर शाह और नसरुद्दीन महमूद, ये सीरीज आपको याद रखनी है। तो इस तरह से
नसरुद्दीन महमूद का जो शासन था, नसरुद्दीन महमूद का जो शासन था वो दिल्ली से पालम तक सीमित रह गया था। दिल्ली से पालम तक सीमित रह गया था। दिल्ली से पालम तक सीमित रह गया था। ठीक है, आप समझ सकते हो कि दिल्ली से पालम तक लगभग ये 50 किलोमीटर के रेंज इनकी बची थी नसरुद्दीन महमूद की। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, इनको हराकर लोधी वंश की स्थापना कौन करेगा, सैयद वंश की स्थापना, सॉरी सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान सैयद वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, खिज्र खान ने मंगोल आक्रमणकारी के साथ मिलकर इसके तुगलक सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो इस तरह से तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, नसरुद्दीन महमूद। तो देखो, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक शाह, अब्रुबक, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये सीरीज जरूर याद रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। नहरों का निर्माण किसने शुरू कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नहरों का निर्माण में भूमिका किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने भी निभाई थी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, 5 बड़ी नहरें किसने बनवाई थी, 5 बड़ी नहरें आपकी बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों से पानी के लिए सुर्स नामक वो बनवाया था, टैक्स चलाया था 10% पे। ठीक है, इसके बाद दीवान खैरात किसने शुरू की थी, तो दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी। किसके लिए थी, मुसलमान जो स्त्रियां थी उनके लिए थी। दीवान कोई किसने शुरू की थी, दीवान कोई शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे संबंधित था, कृषि विभाग से संबंधित था, कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवान कोई से तकावी नामक ऋण देना शुरू किया था। कौन सा ऋण भाई, तकावी नामक ऋण देना शुरू किया था किसानों के लिए। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अगली वाली क्लास में तुगलक के बाद सैयद वंश को हम लोग शुरू करेंगे। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जितने भी फैक्ट हमने आपको बताए हैं, जितने भी फैक्ट्स हमने आपको अभी तक दिल्ली सल्तनत में बताए हैं, गुलाम खिलजी और तुगलक वंश में, सारे फैक्ट अपने क्लियर रखना और नोट्स बना लेना। अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, थोड़े अपर लेवल की, तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनमें यही सब लिख के आता है। ठीक है, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के 20-20 में आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर सैयद वंश में, तब तक